हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने तरह के होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आइए हम लोग पहले इसे बहुत ही सरल भाषा में जान लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का क्या अर्थ होता है? स्वामित्व का अर्थ होता है अधिकार। स्वामित्व जो शब्द है ये स्वामी शब्द से बना है। कहने का मतलब यह है कि संसाधनों का स्वामी कौन है, संसाधनों का मालिक कौन है, इस आधार पर जो है संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो जैसा कि व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका घर हो गया, कार हो गया या खेत हो गया, ये क्या है? आपका निजी संसाधन है, या इसको कह सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जिस पर किसी विशेष समुदाय का अधिकार होता है। अब जैसे मान लीजिए कि चरागाह है, चरागाह में कौन जाएगा? चरवाहा समुदाय जाएगा। अब चरवाहा समुदाय के जो सदस्य होंगे सभी सदस्य जाएंगे। इसी प्रकार से शमशान है, इसी प्रकार से कब्रिस्तान है, तो शमशान पे कौन जाएगा? एक विशेष समुदाय के लोग जाएंगे। कब्रिस्तान पे कौन जाएगा? एक विशेष समुदाय के लोग जाएंगे। तो ये है सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई रोड है, रेलवे लाइन है, नहरें हैं, ये सब किस में आ जाती हैं? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाती हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिस पर समान रूप से पूरे संसार का अधिकार होता हो। कहने का मतलब यह है कि इस पर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समुदाय का या किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, बल्कि जो है पूरे संसार का समान रूप से अधिकार होता है। अब ये क्षेत्र कहाँ आता है? किसी भी देश के समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद में, जिसको उच्च सागर कहते हैं, वो सब इलाका जो होता है वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो आइए हम लोग इसे यहाँ अब पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, वे संसाधन जिन पर व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूखंड है, घर है, कार है आदि, यानी ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड यानी खेत, और घर हो गया, कार हो गया, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन में आ जाते हैं। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो समुदाय के समस्त सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे चरागाह है, शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, तालाब है, खेल का मैदान है आदि है। अब खेल के मैदान में भाई खिलाड़ी समुदाय जो है वो जाता है खेलने के लिए। तालाब है, तालाब भी गांव के कुछ ही लोग यूज़ करते हैं। तो मतलब जब एक विशेष समुदाय वहाँ पे जाता है तो उसको कहते हैं सामुदायिक, यानी कुछ लोगों का ग्रुप आप कह सकते हैं। यानी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है, उसका अधिकार होता है, इसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। अब हम लोग जो है राष्ट्रीय संसाधन को देख लेते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। कह रहा है राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर, जैसे मतलब हमारा देश है। अब हमारे देश का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इस एरिया के अंतर्गत जो भी संसाधन मिलेंगे वो सब राष्ट्रीय हो जाएंगे। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्रहित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अब कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक जो संसाधन है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कह रहा है कि उसे गवर्नमेंट जब चाहे
जब भी राष्ट्र को ज़रूरत पड़ जाए तब उसे जो है कब्जे में ले सकती है। कहने का मतलब जैसे आपका खेत है और उसमें रोड निकालना ज़रूरी हो गया सरकार के लिए, तो उसे जो है अधिग्रहित कर सकती है गवर्नमेंट। तो एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। अब हम लोग पहले जान लेते हैं समुद्री मील किसे कहते हैं। जो यहाँ जो एक आम मील होता है और समुद्री मील में अंतर होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। जैसे कोई देश है, मान लीजिए जैसे हम भारत को ही ले लेते हैं, तो अब भारत का जो समुद्र तट है, तो समुद्र तट के आधार रेखा से जो है 12 समुद्री मील दूर तक के समुद्र में जो भी संसाधन मिलते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, उस पर पूरी तरह से जो है उस राष्ट्र का अधिकार होता है। अब चाहे वो भारत देश हो या कोई और देश हो, जैसे स्थल पे होता है उसी तरीके से 12 समुद्री मील दूरी तक के समुद्र में जो है अधिकार होता है। सड़कें, नहरें और रेल लाइनें राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन हैं। कह रहा है जैसे सड़क है, नहर है, रेल लाइन है, ये सब क्या है, राष्ट्रीय स्वामित्व में आती हैं। अब हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को देख ले रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। कह रहा है अगर कोई देश है मान लीजिए और उसके पास समुद्र तट है, तो समुद्र तट की आधार रेखा से 200 समुद्र मील की दूरी तक के कहीं ना कहीं उसका अधिकार होता है। लेकिन अगर 200 समुद्री मील से दूर चला जाए तो फिर उसका किसी तरह का अधिकार नहीं रह जाता है। 12 समुद्री मील तक के तो पूरी तरह से अधिकार होता है, जैसे कि स्थल पे होता है। लेकिन 200 समुद्री मील की दूरी तक भी संसाधनों पे अधिकार होता है। हाँ, कुछ अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन 200 समुद्री मील से दूर अगर समुद्र में कोई जाता है तो क्या होगा कि उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। यानी पूरी तरह से उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कंट्रोल करती हैं। जैसे इसको हम यहाँ ध्यान से देख लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि कोई देश है, चलिए हम अपने देश को बना ले रहे हैं, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 12 समुद्री मील यानी तट के आधार रेखा से ये 12 समुद्री मील की दूरी, ठीक है, इसको ये इस पे पूरी तरह से अधिकार होता है। लेकिन इस बीच में भी यानी अगर इस इलाके में देखा जाए तो यहाँ भी कुछ ना कुछ अधिकार होता है। लेकिन 200 समुद्री मील अगर दूर चला जाए इसके बाद में इधर जो इलाका है समुद्र का, उस पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। चाहे वो हमारा देश भारत हो या दुनिया का कोई दूसरा देश हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून सबके लिए बराबर होते हैं। तो ध्यान देना कि 200 समुद्री मील की दूरी के बाद में किसी भी तरह का संसाधनों पर अधिकार नहीं होता है। उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो उसको कंट्रोल में रखती हैं। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर किसी देश के तट जो है अगर उससे 200 समुद्री मील की दूरी के बाद में कोई संसाधन मिलता है तो फिर उस पर जो है किसी भी तरह का अधिकार नहीं रह जाएगा उस देश का। अगर उसे इस्तेमाल में लाना है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन मांगनी पड़ेगी, तभी वह उस संसाधन को इस्तेमाल में ला सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संभावी संसाधन, नंबर 2 विकसित संसाधन, नंबर 3 भंडार, नंबर 4 संचित कोष। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला देख लेते हैं संभावी संसाधन। वैसे संसाधन जो विद्यमान तो हैं परंतु उनके उपयोग की तकनीकी का सही विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मतलब संसाधन तो मौजूद हैं
लेकिन अभी हम लोग उस तरह का टेक्नोलॉजी विकास नहीं कर पाए हैं जिसे सही ढंग से जो है उसका उपयोग कर पाएँ। हाँ, भविष्य में संभावना ज़रूर है कि हम लोग इसको कर लेंगे। जैसे राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु उनका उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा रहा है। कारण कि उनके उपयोग की सही एवं प्रभावी तकनीकी अभी विकसित नहीं हुई है। अब यहाँ दो चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा है, एक राजस्थान और गुजरात। देखिए राजस्थान में क्या है, राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। आप जानते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है ऊर्जा बनाने के लिए। इसी प्रकार से जो है वहाँ चूँकि खुला है, रेगिस्तान है, इसलिए हवाएं भी बहुत तेज़ गति से चलती हैं। तो उन हवाओं की गति को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली बनाने में। लेकिन छोटे स्तर पर तो किया जा रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर हमारे पास कोई इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एक भारी मात्रा में वहाँ जो है ऊर्जा बनाएं और फिर जो है दूसरे राज्यों में उसको भेजें, लेकिन संभावना है। इसी प्रकार से गुजरात है। गुजरात के पास भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अब समुद्र के किनारे हवाएं बहुत तेज़ गति से चलती हैं। अब इन हवाओं को जो है पवन ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन कोई बहुत इस तरह से हमारे पास तकनीक डेवलप नहीं है कि सभी मतलब जो भी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम लोग बिजली बना सकें। हाँ, छोटे मोटे स्तर पे बनाए जा रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा, विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस तरह के जो संसाधन हैं वो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। नाम ही से स्पष्ट है, विकसित संसाधन। उनका सर्वे भी किया जा चुका है, यानी सर्वेक्षण काम भी किया जा चुका है। गुणवत्ता यानी गुण को भी पता किया जा चुका है। मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है, जैसे कोयला है। अब कोयला क्या है, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है उसका सर्वे यानी सर्वेक्षण किया जा चुका है। गुणवत्ता का मतलब उसका गुण भी पता हो गया है कि किस प्रकार का कोयला है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, किस क्वालिटी का आखिर है। मात्रा भी निर्धारित हो चुका है कि आखिर कितनी मात्रा में जो है कोयला उपलब्ध है इस धरती के नीचे। तो ऐसे संसाधन को कहा जाता है विकसित संसाधन। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं भंडार। वैसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध हैं परंतु सही तकनीक के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। कह रहा है ये जो संसाधन हैं हमारे पास प्रचुरता में उपलब्ध हैं, यानी भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनको जो है उपयोग में ला सकें। इसको हम क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। जैसे जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सूरज में ऊर्जा कैसे मिलती है। भाई सूरज जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और हाइड्रोजन ही जलता रहता है, उसी से जो है क्या प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन जो है दुनिया का बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए जो जल है, जल दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2O। अब इस हमारे पास जो है इस तरह की कोई तकनीक नहीं मौजूद है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें और हाइड्रोजन को जो है ऊर्जा में इस्तेमाल कर लें। कहने का मतलब जल का भंडार बहुत है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल, हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी इस तरह का मौजूद ही नहीं है। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं, संचित कोष। वे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीक उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष कहलाते हैं। देखिए संचित मतलब क्या होता है, यानी बचा के रखा गया है। इसको कहने का मतलब कि ऐसा संसाधन जो हमारे पास मौजूद भी है
और तकनीक भी हमारे पास मौजूद है कि जब चाहें तब निकाल लें, लेकिन हम लोग जो है उसको बचा के रखें, यानी उसको कहते हैं संचित कोष। ठीक है। अब जैसे संचित कोष भंडार के भाग हैं, ये भंडार के ही भाग में आते हैं। जैसे भारत की कई बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है, परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं किया गया है, भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है। कह रहा है जैसे नदियों का जल है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो तमाम बांध बना दे और उस बांध का उपयोग जो है बिजली बनाने में किया जा सकता है या और किसी काम में किया जा सकता है। तो हमारे पास जो है नदियों का जल जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो है उसको बचा के रखे हैं कि इसको बाद में इस्तेमाल में लाया जाएगा। यानी तकनीक भी हमारे पास है और संसाधन मौजूद है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया है कि उसको भावी पीढ़ियों के लिए बचा के रखा है। इसी को कहते हैं संचित कोष।